क्या ड्रीम 11 से रेगुलर अर्निंग करना पॉसिबल है? इसका आंसर है नहीं। 80% लोगों के लिए ड्रीम 11 में रेगुलर अर्निंग करना पॉसिबल नहीं है। मात्र 20% लोग ही इससे रेगुलर अर्निंग कर पाते हैं। बाकी 80% लोग इन 20% को जिताकर और अमीर बनाते हैं, क्योंकि ड्रीम 11 का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है। अगर 4 लोग पैसे लगाते हैं तो जीतने वाले को बाकी 3 लोगों के पैसे भी मिल जाते हैं। तो अब ये 20% लोग ऐसा क्या करते हैं जो 80% लोग नहीं कर पा रहे? तो इसका आंसर है माइंडसेट। हर बिजनेस की तरह फैंटेसी स्पोर्ट्स में भी सिर्फ वही प्रॉफिट कमा सकता है जिसका माइंडसेट स्ट्रांग हो, जो स्ट्रेटेजी के साथ खेलता हो, जिसको पता हो कि खराब फॉर्म में कम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हर स्पोर्ट्स फॉर्म का गेम है। जिसको पता हो कि रिस्की मैचेस कैसे ढूंढे और उनको कैसे अवॉइड करे। जिसको पता हो कि कौन से मैच में ग्रैंड लीग खेले और कितने पैसे ग्रैंड लीग में लगाए। जिसको पता हो कि कौन सा स्पोर्ट्स खेले, क्योंकि सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है। जो अपने बजट के अकॉर्डिंग खेलता हो और उतने ही पैसे लगाता हो जितने वो हार सके। जो कंसिस्टेंसी के साथ खेलता हो, मतलब अगर एक टारगेट डिसाइड कर लिया तो उसे कंप्लीट करे, तो चाहे फिर जो भी रिजल्ट आए। तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे फैंटेसी के वो सीक्रेट्स जो आपको रेगुलर अर्निंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइंडसेट से। फैंटेसी में 2 टाइप के माइंडसेट होते हैं। एक होता है लूज़र वाला माइंडसेट और एक होता है विनर वाला माइंडसेट। अब लूज़र वाले माइंडसेट की पहचान ये है कि ये 3-4 मैच लगातार हारने के बाद फैंटेसी को गाली देने लगते हैं। अब फैंटेसी भी एक स्पोर्ट्स है, खराब फॉर्म यहाँ भी आता है, जिस पे आगे हम डिस्कस करने वाले। पर यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि हारना भी गेम का एक पार्ट है। विनर वाले माइंडसेट वाले लोग लॉसेस को पॉजिटिवली लेते हैं और मंथली प्रॉफिट या ईयरली प्रॉफिट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ना कि 3-4 मैच के लॉस पे। अब लॉस पे दुख तो सबको होता है, पर अगली लूज़र वाली माइंडसेट है 3-4 मैच जीतने पे और एक्साइटेड हो जाना। कुछ लोग 3-4 मैच जीतने के बाद ऐसा समझते हैं कि अब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि फिर जब इतने मैच जीतने के बाद अगला मैच हारते हैं तो वो लोग लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए ना लॉस का इतना दुख होना चाहिए, ना जीतने का बहुत ज़्यादा खुशी। क्योंकि भाई ये तो गेम है। 3-4 मैच लगातार हारना या 3-4 मैच लगातार जीतने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हमको हमेशा मंथली या ईयरली प्रॉफिट की चिंता करनी चाहिए। अब एक जो चीज़ जो आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, वो है शो ऑफ। हर कोई पैसा, गाड़ी, घर और लग्जरी आइटम का शो ऑफ करने में लगा है। इसमें हमारे कुछ फैंटेसी इन्फ्लुएंसर तो सबसे आगे, और इनके विनिंग स्क्रीनशॉट और लाइफस्टाइल देख के बाकी लोग भी इनके जैसा इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं और फिर मोटा पैसा हारते हैं। देखो, अगर तुम्हारे पास उतना बैकअप हो तो उतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं हो तो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करो, दूसरों को कॉपी मत करो। तो अगर आपको रेगुलरली प्रॉफिट अर्न करना है तो माइंडसेट विनर वाला रखो, तभी रेगुलर अर्निंग हो पाएगी। वरना 4-5 मैच हारने के बाद ऐप डिलीट करने वाले लोग तो बहुत है। अब बात करते हैं फॉर्म की। फैंटेसी में रेगुलरली अर्न करने का ये मतलब नहीं है कि हर मैच जीतना। रेगुलरली अर्न करने का मतलब है मंथली या ईयरली बेसिस पे प्रॉफिटेबल रहना। अब इस लंबी फैंटेसी की जर्नी में कई उतार चढ़ाव आएंगे जो नॉर्मल किसी भी बिजनेस में आते हैं। कई बार फॉर्म बहुत अच्छा रहा तो बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी, फॉर्म ख़राब रहा तो लॉस होगा। पर ये टेम्प्रेरी लॉस या प्रॉफिट मैटर नहीं करता। मैटर करता है ओवरऑल ईयर के एंड में प्रॉफिट कितना होता है। तो हमेशा बड़े गोल को ध्यान में रख कर चलो। बड़े गोल को ध्यान में रखोगे तो बुरे वक्त से निकलने में आसानी होगी। पर ऐसा कई बार होता है कि लॉसेस की लाइन लग जाती है। लगातार एक के बाद एक हम मैच हारते जाते हैं। ये सभी के साथ है, इंक्लूडिंग करोड़ों कमाने वाले इन्फ्लुएंसर। तो अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे आए? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कुछ टाइम का ब्रेक ले लो। देखो, जब लगातार लॉस होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, फिर हम अपनी टीम स्ट्रेटेजी से भटक जाते हैं और जीतने के लिए रिस्क लेने लगते हैं। इस समय लॉस बढ़ता जाता है, इसलिए इसको रोकने के लिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी 7-8 मैच को लॉस हो जाए तो 2-3 दिन का ब्रेक ले लो। उसके बाद फिर से रिफ्रेश और कॉन्फिडेंस वापस लाकर स्टार्ट करोगे तो ये लगातार लॉसेस को रोक पाओगे। एक और तरीका है कि 2-3 मैचेस के लिए इन्वेस्टमेंट कम कर दो, क्योंकि लगातार लॉस है तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जाता है और पैसों की चिंता बढ़ते जाती है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, इस तो टेंशन। इसलिए अगर अगले मैच में इन्वेस्टमेंट कम होगा तो टेंशन नहीं होगी, और कम टेंशन नहीं होने की वजह से टीम की क्वालिटी भी सही होगी।
अब ये सेम चीज़ अच्छे फॉर्म के टाइम मत अप्लाई कर देना। जैसे अगर लगातार 4-5 मैच जीत चुके हो तो अगले मैच में इन्वेस्टमेंट मत बढ़ा देना, क्योंकि बजट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे सकता है और उस स्ट्रेस में टीम क्वालिटी ख़राब हो सकती है। हमारा काम है बुरे वक्त में स्ट्रेस कम करना, ना कि अच्छे वक्त में स्ट्रेस बढ़ाना। अब आगे बढ़ने से पहले YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ढेर सारी वीडियो इस चैनल पे आने वाली है जिसमें फैंटेसी से रेगुलरली अर्निंग की सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको सारे इंपॉर्टेंट मैचेस की टीम्स मिलेगी। टेलीग्राम की चैनल लिंक के डिस्क्रिप्शन में है। अब ये तो हो गई फॉर्म की बात। अब बात करते हैं फैंटेसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है रिस्की मैचेस। बहुत लोग मैच स्टार्ट होने से पहले ही मैच हार जाते हैं, क्योंकि वो पैसा ही ऐसे मैच में लगाते हैं जिसमें जीतने के चांस बहुत कम होते हैं। ऐसे मैचेस को हम रिस्की मैचेस बोलते हैं। फैंटेसी में रोजाना 10-20 मैच होते हैं, पर सारे मैच इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे नहीं होते। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसमें से रिस्की मैचेस आइडेंटिफाई करें और उनमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अब रिस्की मैचेस आइडेंटिफाई करने के बहुत तरीके हैं, पर यहाँ मैं बताने वाला हूँ सबसे सिंपल तरीका। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स में आप रिस्की मैचेस आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये स्टेप फॉलो अगर आप कर लेते हो तो आपको फैंटेसी का सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा। ये मेहनत वाले काम दिख रहे होंगे, पर इसमें मुश्किल से आपको 10 मिनट लगने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखना है दोनों टीम की क्वालिटी। मान लो 2 बड़ी टीम्स का मैच है, तो उस केस में सारे ही प्लेयर अच्छे होंगे। ऐसे में आप कितना ही स्टेट्स लगा लो, कुछ अच्छे प्लेयर तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, और हो सकता है कि यही छूटे हुए प्लेयर अच्छा स्कोर कर दे और सामने वाला जीत जाए। 2 बड़ी टीम्स के मैच कुछ भी हो सकता है, या तो आप एक तरफा जीत जाओगे या एक तरफा हार जाओगे। तो यदि आपको ऐसा एडवेंचर पसंद है तो ये मैचेस आप खेल सकते हो। और हाई इन्वेस्टमेंट वाले यूज़र हो तो इन मैचेस में कम ही इन्वेस्ट करना। अगला है पिच रिपोर्ट। देखो, क्रिकेट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल गेम है। उसमें हम खेल रहे हैं फैंटेसी, जहां पूरा गेम इस पे डिपेंड करता है कि हमारे चुने हुए प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे कि नहीं। अब इस अनप्रेडिक्टेबल गेम में पिच भी अनप्रेडिक्टेबल हो तो जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लो कोई ऐसी पिच हो जो किसी मैच में बैट्समैन को सपोर्ट करती हो, वही किसी मैच में बॉलर को सपोर्ट करती हो। ऐसी पिच पे होने वाले मैच में फैंटेसी खेलना बिल्कुल सट्टे की तरह है, क्योंकि मान लो आप बैटिंग पिच मान के बैट्समैन वाली टीम ले गए और पिच बॉलर के फेवर में हो गई, तो लॉस के चांस ऐसे में काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसलिए पिच रिपोर्ट देखो और मैच से मैचेस खेलो जिसमें पिच अनप्रेडिक्टेबल नहीं हो। अब तीसरा है सिलेक्शन परसेंटेज। सिलेक्शन परसेंटेज ये बताता है कि आपके अपोनेंट वो प्लेयर लाने वाले हैं कि नहीं। जैसे मान लो किसी प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज 90% है, इसका ये मतलब है कि 90% चांस है कि वो प्लेयर आपके अपोनेंट की टीम में होगा। इसलिए मैच लगाने से पहले प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सिलेक्शन परसेंटेज कुछ प्लेयर का ज़्यादा है, इसका मतलब है उनके परफॉर्मेंस के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि तभी वो प्लेयर इतने लोगों की टीम में हैं। तो हमको मैच से पहले ये देखना है कि कितने प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से हाई है। जितने ज़्यादा ये प्लेयर्स हैं, उतने ज़्यादा चांसेस है कि ये प्लेयर्स मैच में परफॉर्म करेंगे। तो अगर किसी मैच में 7 से कम प्लेयर्स है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से ज़्यादा है, मतलब वो मैच आपके लिए रिस्की हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लेफ्ट में है लंका प्रीमियर लीग का एक मैच, जिसमें 8 ऐसे प्लेयर है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से ज़्यादा है। वही राइट में है अंडर 19 वर्ल्ड कप क्वालीफायर का मैच, जिसमें सिर्फ 6 प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज 70% से ज़्यादा है। तो सिलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेफ्ट वाला मैच सेफ है, वही राइट वाला मैच रिस्की है। तो ये कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप रिस्की मैचेस आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब अगला पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि ग्रैंड लीग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब सीधा आंसर तो ये है कि रेगुलरली प्रॉफिट अर्न करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं। पर अगर टाइम पास के लिए फैंटेसी खेल रहे हो तो ग्रैंड लीग से अच्छा ऑप्शन कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें विन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ग्रैंड लीग ऐसी चीज़ है जो सिर्फ दूर से
सोचने में अच्छी लगती है कि आज मैं 10 टीम लगाऊंगा और 2 करोड़ जीत जाऊंगा, फिर तो मज़े ही मज़े। पर एक्चुअल में होता कुछ ऐसा है कि पैसे भी वापस नहीं आ पाते। जितने भी लोग ग्रैंड लीग रेगुलरली खेलते हैं उनको ये पता होगा कि इसमें मैक्सिमम टाइम बस लॉस होता है। ये एक ऐसी उम्मीद हो जो ड्रीम 11 करोड़ों लोगों को दिखाता है, पर उसमें से किसी एक की उम्मीद ही सच्चाई में कन्वर्ट होती है। देखो, सपने देखना अच्छी बात है, पर सपने में इतना भी मत डूब जाओ कि सच्चाई ही भूल जाओ। सच्चाई ये है कि 1.5 करोड़ लोग मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं और उसमें से मात्र 2 या 3 लोग करोड़पति बनते हैं, मतलब ना के बराबर। तो ग्रैंड लीग विन करने का ट्राई करो, पर इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखो। इसको बस साइड में टाइम पास के लिए ही रहने दो। अब ग्रैंड लीग लगा ही रहे हो तो इसमें भी एक टीम स्ट्रेटेजी बनाओ, तुक्के में मत लगाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि इससे जीत पक्की हो जाएगी, पर चांसेस ज़रूर इम्प्रूव होंगे। अब इस वीडियो में तो मैं ग्रैंड लीग की स्ट्रेटेजी बता नहीं पाऊंगा, पर किसी और वीडियो में डिटेल में ग्रैंड लीग को डिस्कस करेंगे। अब कुछ लोग हैं जो हर स्पोर्ट्स खेलने की कोशिश करते हैं, जैसे कभी किसी टेलीग्राम से फुटबॉल की टीम कॉपी करके लगा दी, कभी कबड्डी की लगा दी। ऐसा करना सही है, पर तभी जब आप सारे स्पोर्ट्स देखते हो। मतलब अगर आप फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल जैसे गेम रेगुलरली देखते हो और इनकी टीम स्ट्रेटजी को अच्छे से समझते हो, तो ही ये सब गेम खेलो। किसी टेलीग्राम चैनल पे ब्लाइंडली फॉलो करके टीम लगाओगे तो लॉन्ग टर्म में आपका ही नुकसान होगा। जैसे बिजनेस में 4 बिजनेस आप एक साथ ट्राई करोगे तो सक्सेस के चांस डिवाइड हो के कम हो जाएंगे। इसलिए किसी एक स्पोर्ट्स पे फोकस करो और उसी में सारे कॉन्टेस्ट खेलो। क्रिकेट में मैच लगा रहे हो तो उसी में लगे रहो, और बाकी किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो उसी पे कंसंट्रेट करो। जैसे मैं मेरा बताऊं तो मैं पहले क्रिकेट और फुटबॉल दोनों देखता था। मुझे क्रिकेट का भी नॉलेज था और फुटबॉल का भी, पर फिर टाइम की कमी की वजह से मैंने फुटबॉल देखना छोड़ दिया। तो मुझे फुटबॉल का इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने फुटबॉल के कॉन्टेस्ट लगाना भी छोड़ दिया। और किसी एक स्पोर्ट्स में भी वही मैचेस खेलो जिसमें आपका नॉलेज हो। जैसे मान लो आपका बिग बैश लीग में नॉलेज है तो वही खेलो रोज। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको स्टेट्स देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेट्स में भी हम ज़्यादातर तो रीसेंट फॉर्म ही देखते हैं। और अगर आप रोज़ किसी लीग के मैच लगाते हो तो रीसेंट फॉर्म तो ऑटोमेटिकली आपको पता होंगे। इस सब का टाइम भी बचेगा और टीम भी अच्छी बनेगी। तो जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स और जितने ज़्यादा लीग आप फॉलो करोगे उतना ज़्यादा टाइम आपको फैंटेसी में देना पड़ेगा। तो टाइम बचाने के लिए एक ही स्पोर्ट्स फॉलो करो। अब बात करते हैं ऐसी चीज़ की जो हर रोज़ आप टीवी पे देखते होंगे, जिसको लोग रोज़ सुनते हैं पर फॉलो बहुत कम करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ टीवी पे चलने वाले एड्स की। हर बार ड्रीम 11 के एड्स में बोला जाता है प्ले रिस्पॉन्सिबली, ये गेम में रिस्क है, लेकिन लोग सुनते ही नहीं हैं। लोग फैंटेसी को जल्दी से अमीर बनने का तरीका मानने लगते हैं और अपना बैंक बैलेंस का बहुत बड़ा हिस्सा फैंटेसी में लगा देते हैं। कई लोग तो उधार के पैसे भी इसमें लगाते हैं, और इसका मेन रीज़न है फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स का दिखावा। फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स लाखों करोड़ों का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ दिखाते हैं, जिसके देख के लोग इंस्पायर होते हैं। ओके, कोई गलत बात नहीं है, पर वहाँ तक पहुँचने की एक प्रोसेस है। वो कोई एक दिन का खेल नहीं है। जो इन्फ्लुएंसर आज लाखों कमा रहे हैं उन्होंने भी कभी 1000 रुपये से शुरुआत करी होगी, और 3-4 साल बाद जाके वो इतना कमा पा रहे हैं। उनकी नकल मार के एक ही बार में आपका सारा पैसा लगा देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। फैंटेसी को जुआ समझोगे तो वही होगा जो किसी जुआरी का होता है। इस गेम को रिस्पॉन्सिबली खेलो, सिर्फ उतने ही पैसे लगाओ जितना हारने पर आपको कुछ नुकसान ना हो और ज़्यादा गम भी ना हो। जैसे मान लो आप 1000 रुपये महीने के बाहर खाने या दूसरे इंटरटेनमेंट वाली चीज़ों में लगाते हो, तो ये पैसा आप फैंटेसी में लगा सकते हो। और अगर आपने बढ़िया परफॉर्म करा तो यह 1000 रुपये कुछ महीने में 10,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर ऐसा करते करते आपका फैंटेसी बजट बढ़ता जाएगा। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करो, किसी को देख के लालच में मत आओ, और हमेशा फैंटेसी को साइड इनकम की तरह रखो, जो कि अगर आ जाए तो भी बढ़िया और ना आए तो भी बढ़िया। अब एक चीज़ है जो सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग को अलग बनाती है, वो है कंसिस्टेंसी। कोई भी इंसान सक्सेसफुल तभी होता है जब वो कोई एक चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ करता हो।
तो जो भी स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, चाहे वो टीम स्ट्रेटेजी हो या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, उसको रेगुलरली फॉलो करो। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट प्लान बना के रखो। अगर प्लान बना लिया है कि महीने के 30 मैच खेलने हैं और 10,000 इन्वेस्ट करना है, तो उसी को फॉलो करो, चाहे फिर 10 मैच लगातार ही क्यों ना हार जाओ। इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने से डिसिप्लिन आता है, जो कि इस उतार चढ़ाव वाले फैंटेसी फील्ड में बहुत ज़रूरी है। और फैंटेसी में कंसिस्टेंसी हासिल करना बहुत आसान है। ये कोई स्पोर्ट्स या जिम नहीं है जिसमें रोज़ जाके पसीना बहाना है, ना ही ये कोई जॉब या स्टडी है जिसमें 6 से 8 घंटे रोज़ देने पड़ते हैं। इसमें तो बस आपको दिन में मैक्सिमम आधा घंटा देना है, और इस आधे घंटे में भी आपका मैक्सिमम काम तो टेलीग्राम चैनल वाले ही कर देते हैं। आपको तो बस कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। तो बस रोज़ इतना करके अगर साइड इनकम हो जाए तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो ये तो थे कुछ ऐसे फैंटेसी के टिप्स जिनके बारे में कोई बताता नहीं है। तो जानने से पहले यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग्स की टीम बनाने का तरीका रियल एग्जाम्पल समझाऊंगा।